हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है स्फेरिकल मिरर में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मिरर क्या क्या होते हैं। तो इस क्लास में हम ये देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होती है, पोजीशन के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि ये जो आपका नेचर है, एक तरीके से अपन जो बोल रहे हैं ना कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, वो क्या होता है, वो मिरर का नेचर होता है। ये बात बहुत ध्यान से, मतलब एकदम ध्यान से दिमाग में बैठा लेना। अगर एग्ज़ाम में, स्कूल में पूछा जाए या बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मिरर में इमेज फॉर्म हुई और कोई न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो अब उसमें पूछा जाएगा कि मिरर का नेचर क्या होएगा। तो मिरर के नेचर में तुम ये नहीं लिखोगे कि वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, यू विल राइट इट इज़ कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव गेट अपना सोल्यूशन करके। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से एकदम दिमाग में बैठा लो कि अगर सॉरी नेचर पूछा जाए मिरर का तो क्या कहोगे, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो ये क्या कर रहा है, लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे, जिसको हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल फोकस कहा था। और ये प्रिंसिपल फोकस लाई कहाँ पे कर रहा है, हमारा ये जो डिस्टेंस है पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, इसके जस्ट मिडवे में ये प्रिंसिपल फोकस लाई कर रहा है। ठीक है, और आपकी यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ हो गई और ये भी फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि ये सेंटर से लेके सर्कल के सरकमफ्रेंस तक अपन 2D, इसको 2D वे में डील कर रहे हैं। वैसे तो हम स्फीयर बोल रहे हैं, बट क्योंकि इसमें ये जो आपका डायग्राम है ये 2D वे में बना है। ठीक है, तो 2D वे में बना है तो हम इसको एज अ सर्कल ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक अगर हम गए तो ये क्या कहला जाएगा, इसका रेडियस कहला जाएगा। अब मैंने बोला ये भी f है, क्या फोकल लेंथ है, और ये भी फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ को हम डिनोट कर रहे थे स्मॉल f से, है ना। तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर हो गया कि नहीं, r इज इक्वल टू 2f। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला, कहाँ पे, ये r इज इक्वल्स टू 2f। ठीक है, अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि ये लाइट रेज पड़ रही हैं मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और ये दूर जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो ये जो रेज आपकी आ रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये मिरर पे पड़ते ही क्या हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं। और जब हमने इन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो दे वर अपीयरिंग टू मीट एट अ पॉइंट नोन एज प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे भी कहाँ पे लाई करेगा, मिडवे बिटवीन P एंड C। ठीक है, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गई आपकी फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा, अब चलो यहाँ पे आओ, इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। अब ये पार्ट एग्जाम में आता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। चलो देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि nature, position and size of the image formed by concave mirror depends on the position of the object in relation to points P, F and C। क्या बोल रहा है, तीन चीज़ें क्या क्या, देखो ज़रा। बोल रहा है सबसे पहला नेचर, दूसरा पोजीशन एंड तीसरा साइज ऑफ द इमेज formed by concave mirror depends on, अब not just concave mirror, convex mirror पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब convex mirror के भी केस में ऐसा ही होता है। तो it depends on the position of the object in relation to the points। कौन कौन से पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं, एक अपन को पोल दिया है, एक दिया है अपन को प्रिंसिपल फोकस एंड द लास्ट वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक पोल दिया है, एक प्रिंसिपल फोकस दिया है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया है। तो वो बोला है कि अगर ऑब्जेक्ट को आप कुछ ऐसे तरीके से रखो कॉनकेव मिरर के सामने कि उसकी पोजीशन
पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग कुछ कुछ रहे तो उसकी हमको साइज़ पता चल जाएगी, उस ऑब्जेक्ट का हमको साइज़ पता चल जाएगा, उसका पोजीशन पता चल जाएगा और नेचर पता चल जाएगा। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा हो रहा है, इमेज का साइज़ कितना है ना, सॉरी मैंने ऑब्जेक्ट का साइज़ बोल दिया था, इमेज का साइज़ कितना है, इमेज का नेचर कैसा है और इमेज बन कहाँ पे रही है। आपने ऑब्जेक्ट को रखा, आप इमेज के बारे में जो भी डिटेल्स है वो जान सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे देखो, बोला है इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम रीज़न। देखो, इमेज फॉर्म्ड इज रियल फॉर सम पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर के केस में यूजुअली रियल इमेज ही बनती है, बट एक केस बस रहता है जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है, वो अभी हम पढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है, इट इज़ फाउंड टू बी अ वर्चुअल इमेज फॉर अ सर्टेन अदर पोजिशन। ठीक है, कुछ पोजिशन में रियल बनती है और एक में वर्चुअल बनती है। आगे बोल रहा है कि द इमेज इज ईदर मैग्नीफाइड, रिड्यूस्ड और हैज़ द सेम साइज। 3 कंडीशंस बताई इसने। देखो बेटा, एनसीईआरटी पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है, आराम से पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। पहली रीडिंग तो नॉर्मली करो, दूसरी रीडिंग जब तुम करोगे तो उसमें तुम पेन या हाइलाइटर लेके पढ़ना, पेंसिल भी चलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करोगे, तुम इम्पॉर्टेंट चीज़ मार्क करते जाओगे। जैसे यहाँ पे तुमको अगर मैंने कोई क्वेश्चन बना के दे दिया ऐसा कि द इमेज इज मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैसी हो सकती है साइज के अकॉर्डिंग, तो या तो वो मैग्नीफाइड हो सकती है, पहला ये हो गया। ठीक है, कि या तो आपकी इमेज भाई मैग्नीफाइड हो सकती है या तो उसका साइज उससे छोटा, मतलब रिड्यूस मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा हो सकता है इमेज का साइज, या इट हैज़ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाँ, तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो 3 चीज़ें हैं कि हमारी इमेज का साइज क्या रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस। क्या बोल रहा है ये देखो, बोल रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो, इन 3 पोजीशंस के अकॉर्डिंग, इन 3 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, उस हिसाब से आपकी इमेज जो रहेगी वो मैग्नीफाइड रहेगी, या तो स्मॉल साइज की रहेगी एज कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट, या तो सेम साइज की रहेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो ज़रा, आगे बोल रहा है कि कंसिडर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो इसने बोला है कि भाई एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करिए, उसका फाइनाइट साइज मतलब ऐसा साइज रहेगा कि वो आपको विजिबल रहे, छोटा साइज रहेगा, फाइनाइट। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट है, फाइनाइट साइज का है, कहाँ पे प्लेस किया है आपने, स्फेरिकल मिरर के जस्ट सामने प्लेस किया है। ओके, मिरर के सामने प्लेस करोगे तभी तो इमेज बनेगी। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स। तो यूजुअली हम ये जो रे डायग्राम्स बनाते हैं, यहाँ पे ना हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को एज अ चलो अच्छा, लेट इट बी। ऑब्जेक्ट को यूजुअली हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि एरो जो है हमारा, इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, ईच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट्स लाइक अ पॉइंट सोर्स। तो ये जो आपका पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मैं इसको चाहूँ तो मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ इस ऑब्जेक्ट को। बट अगर मैं देखूँ कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि इसका हर पोर्शन एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब हर सोर्स से लाइट निकलेगी एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेट फ्रॉम ईच ऑफ दीज पॉइंट। ठीक है, हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकल सकती है। ये कैसे, आप यूक्लिड का अपन ने एक वो पढ़ा था, याद करो, क्लास, आई डोंट नो व्हाट क्लास इट वाज।
तो उधर पे उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। सेम यहाँ पे लॉजिक लगा लो, वही वाला, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट सोर्सेज बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्सेज, ठीक है। अब ये समझ लो इतने सारे पॉइंट सोर्सेज फिलहाल के लिए मैंने बना लिए, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो हर एक पॉइंट से नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेज निकलेंगी, लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि जो पॉइंट सोर्स एक्ट करती है उससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी। अब बोला है कि अगर हमको रे डायग्राम बनाने हैं तो ज़रूरी क्या रहता है कि हम कम नंबर ऑफ रेज लें, ठीक है। जो नंबर ऑफ रेज रहेगा वो सिर्फ 2 लेंगे हम, कि क्यों, हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज को कंसिडर करेंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो हमारे खुद के कन्वीनियंस के लिए हम सिर्फ 2 रेज लेते हैं, ओके। तो देखो क्या बोल रहा है, टू कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम्स in order to locate the image of an object, an arbitrarily large number of rays emanating from a point could be considered, ठीक है। तो वो बोल रहा है रे डायग्राम बनाने के लिए हमको इमेज को लोकेट करने के लिए कि भाई ऑब्जेक्ट से कितनी दूर कहाँ पे बनी है, तो बोला है कि भाई बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेज हमारे ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं और हम उनको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन बोला है हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली 2 रेज फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द रे डायग्राम, ठीक है। अगर मैं एक रे डायग्राम में बहुत सी रेज बना दूंगी तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, मुझे बस रेज ही दिखेंगी, उसमें मिरर भी एक तरीके से मेरा छुप जाएगा, समझे। आगे क्या बोला है, दीज रेज आर सो चोजन दैट इट इज ईजी टू नो देयर डायरेक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इन रेज को हम ऐसे चूज करते हैं कि इनका रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्शन निकालना ज़्यादा आसान रहे, ठीक है। रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, हम अपने कन्वीनियंस के लिए बनाते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं। तो हम सिर्फ 2 रेज लेंगे और रेज को ऐसे डायरेक्ट मतलब ऐसे पॉइंट से पास करवाएंगे कि उसकी डायरेक्शन जो है वो हमको पता रहे कि ओके दिस विल पास फ्रॉम दिस पॉइंट। अच्छा, अब देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट से प्रिंसिपल्स रहते हैं कह लो, है ना। तो आपकी एनसीईआरटी में बताया गया है कि आप कौन कौन सी रेज ले सकते हो और आपको क्या क्या इजी पड़ेगा। तो देखो ज़रा इन सबको ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोला इसने बोला कि ये क्या है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, ये मेरा मिरर है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने किया भाई, मैंने अगर मुझे इसको नोटबुक पे बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ स्पेसिफिक अमाउंट का रेडियस ले लूँगी, मैं यहाँ पे कंपास की नीडल रखूँगी और यहाँ पे पेंसिल रख के इसको ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये ऐसे करके एक सीधी लाइन बना लूँगी, दिस विल बी आर प्रिंसिपल एक्सिस विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एज वेल एज द पोल। तो जहाँ पे आपने कंपास की नीडल रखी है वहाँ से ऐसे लाइन बनाना कि वो थोड़ा सीधी आए, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, टेढ़ी बेढ़ी नहीं बनाना। अच्छा, अब क्या करोगे आप, अब ये बोल रहा है कि एक रे बनाओ जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो भाई मैंने स्केल रख दिया, मैंने रे बना ली यहाँ पे। अब क्या होएगा, मैं एरो भी बनाऊंगी। एरो बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट टेल्स अस कि किस डायरेक्शन में रे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान में रखनी है, ओके। तो मैंने एरो भी बनाना कि ओके दिस इज माई इंसिडेंट रे, ठीक है। एरो टेल्स अस कि विच इज इंसिडेंट रे एंड विच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन है, ये डैश वाली लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, तो ये हमेशा नॉर्मल रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये पढ़ा था।
तो दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमारे मिरर के एकदम एज तक जाएगी, ठीक है, सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू इट। अच्छा, अब क्या होएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम कह रहे हैं एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब क्या होएगा, ये क्या बोल रहा है कि भाई एक रे आई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद अब दो केसेस दिए उसने, एक दिया है उसने कॉनकेव मिरर के लिए, एक दिया है उसने कॉन्वेक्स मिरर के लिए। मैंने ये भी बताया था मिरर कैसे पहचानोगे, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर की तरफ रहेगी वो अपना कॉनकेव मिरर रहेगा, और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर रहेगी या उसके ऑपोजिट रहेगी तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर कहला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बोल रहा है कि इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये रे आई आपके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इन रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये कह रहा है ये कि ये रे आई विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये रिफ्लेक्ट हो गई और कॉनकेव मिरर के केस में हमको दिखेगा कि दिस रे इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, किसके, कॉनकेव मिरर में। बट बोल रहा है आगे, क्या बोल रहा है, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। इसको समझो, ये बोल रहा है कि ठीक है हमारी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है, ये हमारी नॉर्मल हो गई, ये ऐसे जा रही है हमारी नॉर्मल पूरी, ठीक है, ये ऐसे हमारी नॉर्मल जा रही है। अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल दिख रहे हैं, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये गई आपकी क्या, ये गई आपकी नॉर्मल गई, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होके जाती है। अच्छा, तो इंसिडेंट रे ये रही हमारी, उसके बाद बोला है कि रिफ्लेक्शन के बाद हमको ऐसा लगेगा कि ये प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है, इट इज अपियरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। फिर से मैं समझा रही हूँ, रे आई पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद हमको ऐसा लगेगा कि ये जो रे है ये प्रिंसिपल फोकस यहाँ से ये दूर जा रही है मिरर के, डाइवर्ज हो गई, ठीक है, ओके। तो ये है आपका प्रिंसिपल फोकस और यहाँ पे ये आपकी डाइवर्ज हो गई है। अगर हमने इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे खींचा तो ये फोकस पे आके मिलेगी, ठीक, ओके। तो ये था पहला आपका एक तरीके से उन्होंने आइडिया दिया कि ओके यू कैन चूज दिस रे जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है एंड इट इज मीटिंग एट द फोकस या अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ठीक। अच्छा, दूसरा इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है दूसरा केस कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। दो चीजें बोल रही है, एक कॉनकेव के लिए अलग बोल रहा है, कॉन्वेक्स के लिए अलग बोल रहा है। क्या क्या बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि अब हम फोकस की तरफ रे को डायरेक्ट कर दिया। पहले क्या दिखाया था इन्होंने प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्शन के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आई थी, उससे रिफ्लेक्शन के बाद इधर फोकस से पास कर रही थी रे, रिफ्लेक्टेड रे, या तो फोकस से अपीयर हो रहा था कि डाइवर्ज हो रही है। बट यहाँ नेक्स्ट केस में क्या कर दिया इन्होंने, बोला चलो अब फोकस को निशाना बना ले, ठीक है। तो अब इन्होंने जो इंसिडेंट रे है देखो ये डायरेक्ट फोकस पे आ रही है, फोकस के थ्रू पास हो रही है। तो इन्होंने कहा कि कोई ऐसी रे जो प्रिंसिपल फोकस किसके, कॉनकेव मिरर की, उसके प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये आई आपके फोकस से, ये क्या है, इंसिडेंट रे, एरो भी बना है दिखा रहा है कि हाँ ठीक है ये आपकी रे है। अब क्या हुआ, ये यहाँ पर हिट की मिरर को और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवल कर गई। दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, एरो शो कर रहा है कि दिस इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। अच्छा, तो ये हो गई अपने कॉनकेव मिरर की बात। कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोल रहे हैं कि अ रे पासिंग थ्रू या अ रे विच इज डायरेक्टेड, वो तो ये वाला इतना पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का ये कॉनकेव मिरर के लिए है, यहाँ से आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए चालू हो रहा है। बोला है कि अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे देखो इसके कहने का मतलब क्या है कि मेरी ऐसे रे आई ये वाली, ठीक है।
अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे तो रे खत्म हो जाएगी क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई आपकी, अब उसके आगे तो आप ले जा नहीं पाओगे अपनी रे को। तो आपने किया क्या कि आप प्रिंसिपल फोकस की तरफ अपनी रे को डायरेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं इस इंसिडेंट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ जा रही है। कौन? इंसिडेंट रे। ये कह रहा है अ रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। कौन से मिरर के? कॉन्वेक्स मिरर के। तो इट अपियर्स कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज योर नॉर्मल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस पे चलेंगे। तो ये बोल रहा है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो दो चीजें बोली है, एक कॉनकेव के लिए अलग बोली है, एक कॉन्वेक्स के लिए अलग बोली है। तो पहले मैं कॉनकेव का समझाऊंगी, जब वो पूरा समझ जाओगे तो फिर मैं कॉन्वेक्स पे जाऊंगी। ठीक है, अच्छा। तो बोला है कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, कहाँ थे हम? यहाँ पे थे। तो ये बोल रहा है कि एक ऐसी रे जो सेंटर से पास कर रही है, किसके? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है कॉनकेव मिरर के। ठीक है, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। ये बोल रहा है कि भाई अगर आपने किसी भी रे को उस मिरर के, कौन से? कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, इंसिडेंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो जब रिफ्लेक्ट होएगी तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। मतलब जहाँ पे इंसिडेंट रे गई है, रिफ्लेक्टेड रे भी वही पाथ फॉलो करेगी, बैक अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अगर हम इस कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखें तो बोला है कि अ रे पासिंग या अ रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकती हूँ कि इस रे को हमने ऐसे मिरर के ऊपर डाला है कि ये ऐसा लग रहा है कि इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को निशाना बना रही हूँ। इस केस में भी वही हुआ था, इस केस में भी यही हुआ है। क्या कि हमने इंसिडेंट रे को ऐसे मिरर पे डाला कि हम उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे निशाना लगा रहे हैं, एंड रिफ्लेक्शन के बाद जो रे रहेगी वो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, इट विल कम बैक अलोंग द सेम पाथ। आगे क्या बोला है? बोला है कि द लाइट रेज कम बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ, देखो ज़रा, ये हो गया आपका मिरर, या मैं चलो ठीक है इसी से समझा दे रही हूँ, कॉनकेव मिरर से समझा दे रही हूँ। ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा आपका पोल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लें, दैट इज़ योर कैपिटल सी, ये वाला पॉइंट हो गया आपका पोल। ठीक है, अब फोकस कुछ ऐसे बीच में आएगा, बीच में दिख रहा है, ओके। तो ये बोल रहा है कि अगर मैंने किसी रे को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया,
ये ऐसे, ठीक है। अगर मैंने किसी रे को उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाया तो वो जो रे रहेगी रिफ्लेक्शन के बाद इट विल कम बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो याद करो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, कहाँ गया वो, यहाँ पे प्लेन मिरर के केस में मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कोइंसाइड कर रही है। ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल पे ही चली गई थी। ये आपके जैसे नॉर्मल है, मैंने नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट रे अगर डाल दी तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड सो विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो क्या, हेंस लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा, सेम लॉजिक। समझो कैसे, अगर मेरी नॉर्मल भी यहीं पे है, देखो थोड़ा मैंने ऊपर नीचे बनाया ताकि दिख सके, ठीक है। तो ये मेरी नॉर्मल कहाँ से पास कर रही थी, हमेशा मेरी नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही थी, चाहे ये वाला केस हो, ठीक है, चाहे ये यहाँ पे देख लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल पास कर रही है हमेशा। अच्छा, तो अब देखो ज़रा यहाँ पे कि आपकी इंसिडेंट रे भी अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर आई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बताया था कैसे अपन मेजर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर प्लेन मिरर की सरफेस हो गई और इसके ऊपर अगर आई कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, प्लेन मिरर के केस में पहले फिर से समझ लो कि ये हो गई आपकी नॉर्मल, जस्ट अ सेकेंड, ये प्लेन मिरर की सरफेस हो गई आपकी, एंड हमने नॉर्मल को ऐसा बना दिया, ठीक है। अब अगर मैंने इंसिडेंट रे को यहीं पे इंसिडेंट करा दिया अलोंग द नॉर्मल, कैसे, ऐसे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो आप, मैंने इंसिडेंट रे को अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी मैंने इंसिडेंट रे को अलोंग द नॉर्मल डाला है, ठीक है। तो अब मैं देख सकूंगी कि देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहेगा, कैसे, मैंने बताया था क्या कि अगर ये नॉर्मल है आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे आ रही है आपके ये मिरर पे, यहाँ पे आपका जैसे मिरर है, तो मैंने बताया था मेजर कैसे करते हैं, नॉर्मल से इंसिडेंट रे की तरफ जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे की तरफ जाते हैं एंगल मेजर करने के लिए। बट देखो मैं नॉर्मल से इंसिडेंट रे की तरफ जा ही नहीं पाऊंगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्रीज हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो इन केस अगर ये क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में आए विद दिस रे डायग्राम, समझ लो उन्होंने केस स्टडी टाइप का दे दिया, ये वाला रे डायग्राम दे दी तुमको या ये वाला दे दिया, और उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा होता है, एक्सप्लेन करो क्यों, ठीक है, एक्सप्लेन करो क्यों। तो क्या बोलोगे तुम कि लाइट रे जो होती है इट इज कमिंग बैक अलोंग द सेम पाथ, व्हाई, बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर, इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल कर रही है, कैसे, किसके अलोंग, अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो नॉर्मल है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे उसके अलोंग फॉल कर रही है, ये यही है आपकी नॉर्मल, और इसके साथ साथ इंसिडेंट रे जा रही है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन के लिए क्या दे दोगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 0, ठीक है। इसलिए जब कोई एंगल ही नहीं बनेगा, जब ये सेम जगह पे ऐसा होता तो ऐसी चली जाती रे, बट यहाँ पे आ रहा है तो रे भी ऐसे ही जाएगी, ठीक, ओके।
नेक्स्ट वाला बोला है कि अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट पी। बोल रहा है एक टेढ़ी रे आ रही है, ओके, टेढ़ी ऑब्लिक, ओके, कहाँ पे, पोल पर। अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग ये रे कैसी है, ये टेढ़ी है। कहाँ पे आ रही है, पॉइंट पी पे, पोल ऑफ द मिरर पे। तो बोला है ऑन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों के केसेस में वो ऐसे रिफ्लेक्ट होएगी ऑब्लिकली, ठीक है, ऑब्लिकली आ रही है। ऑब्लिक किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये कैसी है, ये सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये रे कैसी इसको दिख रही है, इसको टेढ़ी आती हुई दिख रही है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये रे टेढ़ी आ रही है, किसके ऊपर, पोल के ऊपर इंसिडेंट है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो भी ऑब्लिक ही रहेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे आप कॉनकेव मिरर का केस देख लो, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर का केस देख लो, तो ये रे आपकी ऐसे आ रही है, पोल पे इंसिडेंट है, ठीक है, ऑब्लिक है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है ये भी ऑब्लिक रहेगी, एंड इट विल फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें पहला लॉ स्टेट करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, इनका पोल है, ठीक है, मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फिलहाल के लिए प्रिंसिपल एक्सिस ही इनकी नॉर्मल बन गई, ओके। तो यहाँ पे ये दे विल मेक इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस या नॉर्मल, समझ में आ गया। अब उसके बाद आते हैं हम डिफरेंट पोजिशंस पे। ऑब्जेक्ट की हम डिफरेंट पोजीशन देखेंगे। पहले ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे इन्फिनिटी पे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब उसके बाद बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, फिर आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमारे प्रिंसिपल फोकस पे, फिर आ जाएगा हमारे प्रिंसिपल फोकस पे, और फिर उसके बाद पोल और फोकस के बीच में। तो हर एक केस को हम डिटेल में देखेंगे और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि इमेज की फॉर्मेशन क्या हो रही है, इमेज का नेचर कैसा है, ओके, इमेज कैसी है, नेचर कैसा है, साइज कैसा है, पोजीशन कहाँ पे है। अच्छा, तो पहला केस हो गया कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। चलो, तो अब हम देखते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आपकी एनसीईआरटी में एक ऐसी टेबल रहेगी एंड हम इस टेबल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहाँ पे कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, इन्फिनिटी पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि आवर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। अच्छा, अब देखो क्या बताया था मैंने, राउंडर लो, एक स्पेसिफिक रेडियस का, मेक श्योर टू टेक अ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर चूज करना, ठीक है। तो इवन नंबर चूज करोगे तो तुम उसको अच्छे से आधे पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे। वाई, बिकॉज वी हैव टू टेक 2 पार्ट्स ऑफ फोकल लेंथ। तो आपका जो रेडियस रहेगा वो फोकल लेंथ का हाफ रहेगा, मतलब सॉरी फोकल लेंथ का डबल रहेगा। तो आपने रेडियस ले लिया, आपने ये यहाँ पे कंपास की नीडल रखी, पेंसिल से आपने ये ड्रॉ कर दिया। अब आपने क्या किया, आपने रूलर को यहाँ पे रखा एंड यू स्टार्टेड ड्रॉइंग द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस भी बना ली, आपने लेबल कर दिया कि दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। आपने अपने स्केल का 0 यहाँ पर रखा और उसके बाद आपने जो भी आपका रेडियस था उसका हाफ करके उसको फोकल प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे बना दिया एंड यू गेव दिस पॉइंट एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब अपन को क्या करना है, अपन को अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन ड्रॉ करेंगे। तो हमारी जो इंसिडेंट रे रहेगी तो इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वाई, बिकॉज अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपनी रे है, हम क्या 2 रेज लेंगे, ठीक है, हम सिर्फ 2 रेज लेंगे। ये
ये हमारी इंसिडेंट रेज हो गई, दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो ऐसे, ठीक है। अच्छा, तो हमको इस पे एरोज भी बनाने हैं, हमको एरोज भी बनाने हैं। तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे 1, मतलब ऐसे लेबल नहीं करेंगे बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये आपकी इंसिडेंट रे दूसरी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे हमारी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, कॉनकेव मिरर के केस में देखो रिफ्लेक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द फोकस, तो रिफ्लेक्शन के बाद अब हम इस रे को फोकस से पास करवाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, मैंने मिरर की एक चीज़ तो बनाना भूल ही गई, मैंने ये नहीं बताया कि वेयर इज़ माई पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, तो वो बताना ज़रूरी रहता है। तो ये पीछे जो है ये मिरर की पॉलिश्ड सरफेस है, बिकॉज दिस इज़ माई कॉनकेव मिरर, ये इंपॉर्टेंट रहता है, पॉलिश्ड सरफेस बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट करेगी ये रे, कहाँ से, यहाँ से रिफ्लेक्ट, ओके सॉरी, हाँ, तो ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी एंड वेयर इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, ठीक है, ऐसे आई और ऐसे चली गई। सिमिलरली ये रे भी ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी। आपको नॉर्मल बनाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अनलेस योर स्कूल आस्क्स फॉर इट। बाकी बोर्ड एग्जाम में तो आप बिना नॉर्मल के ही काम चला सकते हो इसमें, स्फेरिकल मिरर के केस में, ठीक है। तो ये हो गई क्या, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे। अब देखो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना है, कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस पे बना है आपका ऑब्जेक्ट, ये ठीक, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट बना है। तो आप देखो आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, समझ लो सन को ले लो, सन को ले लो, ठीक है। तो अपन ने एक छोटी सी एक्टिविटी भी की थी कि हमने कॉनकेव मिरर को ऐसे प्लेस किया था कि वो हमारे पेपर पे सारी लाइट रेस को कन्वर्ज कर दे। वो जहाँ पे पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा था, जिस पॉइंट पे, वो हमारा था प्रिंसिपल फोकस, राइट, था हमारा प्रिंसिपल फोकस था। अच्छा, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही थी, इट वर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे कन्वर्ज कर रही थी, और हमारा जो सन की इमेज बन रही थी, इट वाज अ शार्प ब्राइट स्पॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है कि भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो उसकी पोजीशन है, इमेज की पोजीशन, वो कहाँ पे है, फोकस पे बनेगी। तो यहाँ पे देख लो ये फोकस पे बन रही है इमेज। अच्छा, अब साइज कैसा रहेगा इमेज का, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। तो वो जो सन की इमेज बन रही थी वो ब्राइट स्पॉट की तरह थी, पॉइंट साइज थी, है ना। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ इमेज रहेगा आपका हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो पॉइंट साइज इमेज रहेगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी रहेगी, और नेचर क्या रहेगा इमेज का, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। अब छोटी सी इमेज है, समझ में नहीं आ रहा आपको कि उल्टी है कि कैसी है, ठीक है, बट इमेज कैसी, नेचर कैसा रहेगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि ये क्या बात हुई, ये हो गई ऑब्जेक्ट की बात हो गई। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ अच्छे से, ठीक है। हम लिखेंगे आपके ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने इसकी बताई पोजीशन सबसे पहले। अच्छा, हम बताएंगे इमेज के बारे में, इमेज के बारे में हम क्या क्या बताएंगे कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, इमेज का साइज कैसा है, और इमेज का नेचर कैसा है। हम ये तीन चीजें बताएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट के बारे में, ये हो गया आपकी इमेज के बारे में, ठीक है। अब देखो ज़रा, अब अपन लिखते हैं
क्या लिखेंगे अपन ऑब्जेक्ट के बारे में, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे डायग्राम बनाना, नीट सा डायग्राम बनाना, यूज योर कंपास, रूलर, एक शार्प सी पेंसिल, ज़्यादा हो तो मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या तो पेंसिल बार बार शार्प करना ताकि इमेज जो रहे, मतलब जो आपका डायग्राम रहे वो क्लियर रहे एकदम, ब्लंट पेंसिल यूज़ मत करना, ठीक है। और क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ऑब्जेक्ट के बारे में लिखोगे, पोजीशन लिखोगे उसकी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, तो इन्फिनिटी या एट इन्फिनिटी, ठीक है, लिख दोगे एट इन्फिनिटी। उसके बाद फिर आप इमेज के बारे में लिखोगे, क्या क्या लिखोगे इमेज के बारे में, तो आप लिखोगे इमेज का पोजीशन, कि इमेज की पोजीशन कहाँ पे बनी है, तो देखो इमेज की पोजीशन है एट फोकस, तो एट कैपिटल F लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे पूरा फोकस लिखने की, प्रिंसिपल फोकस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एट कैपिटल F। अच्छा, इमेज का साइज कैसा है, तो हमने देखा पॉइंट साइज्ड है, पॉइंट साइज्ड है, और आप लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है आप वो लिख सकते हो, आप लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड है, या आप लिख सकते हो कि इट इज़ हाईली रिड्यूस्ड, या हाईली रिड्यूस्ड, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेचर कैसा रहेगा इमेज का, तो इमेज रहेगी अपनी रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रहेगी अपनी रियल, अरे एंड इन्वर्टेड, क्या बात है, स्टाइलस नहीं चल रहा, ठीक है। तो आपकी इमेज कैसी रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी आपकी इमेज, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने लिख दिया अपने ऑब्जेक्ट के बारे में कि उसकी पोजीशन कहाँ पे थी, और फिर हमने लिख दिया इमेज के बारे में कि इसकी पोजीशन कहाँ पे थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस में हम देखो यहाँ पे टेबल में हम नेक्स्ट केस देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा है, बियॉन्ड सी रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे, अब आ जाएगा हमारा स्टार विच इज़ आवर ऑब्जेक्ट, बढ़िया सा, ठीक है। तो let me choose the object right now, ये है मेरा ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्टार ऑफ द शो, ठीक। अच्छा, तो अब मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, अपन बनाएंगे इमेज, अपन बनाएंगे इमेज, तो हम ऑब्जेक्ट से दो रेज लेंगे, ओ सॉरी, अपन को ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना था, सी के पीछे रखना था, मैंने सी पे रख दिया, वो वाला केस बाद में आएगा, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख दिया। अब देखो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे इस ऑब्जेक्ट की इमेज, कहाँ पे बनेगी, तो देखो सबसे पहले तो एक रे आपकी जाएगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब मैं बार बार मुझे सिस्टम पे देखना पड़ रहा है ये देखने के लिए कि मेरे रे सीधी जा रही है कि नहीं, ठीक है। तो दिस रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे आपने, ये एक इंसिडेंट हो गई रे, और दूसरी रे जो जाएगी वो यहाँ से होके जाएगी, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, ठीक है। दो रे लेंगे अपन, एंड यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर बाद जब सारे केसेस हमारे हो जाएंगे तो एक चीज समझाऊंगी आपको। अच्छा, ये रे आपकी ऐसे गई, अब जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, करेगी कि नहीं, यस और नो, करेगी। अच्छा, तो ये यहाँ से पास होकर ऐसे चली गई, अब इसको अपन थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया कि मेरी इंसिडेंट रे कौन सी है और मेरी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है, तो ये इंसिडेंट रे गई मेरी ऐसे, ये वाली इंसिडेंट रे गई मेरी ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे वापस ऐसे आ गई,
ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे वापस ऐसे आ गई। यहाँ पे एक इंसिडेंट रे ऐसे गई, एक इंसिडेंट रे ऐसे गई, ये वापस रिफ्लेक्ट होकर रिट्रेस कर दिया इसने पाथ, और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई। अब बेटा यहाँ पे ये जो मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, ये दोनों रेज रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी इमेज, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। ओके, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वहाँ पे क्या बन जाएगी, वहाँ पे बन जाएगी आपकी इमेज। देखो ये बन गई आपकी इमेज। अच्छा, अब देखो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, हाँ ये ऑब्जेक्ट जो है ये इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा है, और ये इमेज देखो उससे थोड़ी छोटी है, दिख रही है। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हो अपना कंक्लूजन्स, ठीक है। अपन इसको थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं बिकॉज वी हैव टू राइट ऑल दिस। ठीक है, अब अपन लिखेंगे क्या क्या, देखो ज़रा, अपना ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो अपन लिख देंगे बियॉन्ड सी, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इमेज जो है हमारी उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो देखो क्या तुमको इमेज की पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में दिख रही है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि इमेज की जो पोजीशन रहेगी इट इज़ बिटवीन सी एंड एफ। अच्छा, अब साइज आ जाएगा इमेज का, कि इमेज का साइज कितना है, तो आप लिख सकते हो कि द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऐसा लिख दो कि स्लाइटली रिड्यूस लिख सकते हो आप, ठीक है, तो स्मॉल लिख सकते हो, या तो स्मॉल लिख दो या तो आप लिख दो डिमिनिश्ड। अब देखो क्या इमेज उल्टी बनी है, क्या इमेज उल्टी बनी है, तो यहाँ पे लिख दोगे कि इमेज का नेचर है रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड।